अब टीएसएस से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीडिंग पोस्ट की। कई बार लोग क्या है, टीएसएस को और फीडिंग पोस्ट को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार कन्फ्यूजन होता है लोगों को टीएसएस और फीडिंग पोस्ट में। तो टीएसएस और फीडिंग पोस्ट में बेसिक जो डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। टीएसएस जो हो गया मतलब कंप्लीट जो पूरा इक्विपमेंट का जो पूरा सेटअप हो गया, जैसे हाई वोल्टेज साइड जितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं, फिर ट्रांसफार्मर, फिर लो वोल्टेज साइड इक्विपमेंट, और फिर पूरा बस बार अरेंजमेंट और कैपेसिटर बैंक, ये सारी चीज़ें जो होती है। और फिर इसके बाद गैंट्री मास्ट के जो आपका इंटरप्टर लगा होता है, वो कंप्लीट सेट जो होता है वो टीएसएस कहलाता है ना। और वही जब फीडिंग पोस्ट की बात करते हैं तो फीडिंग पोस्ट का मतलब हुआ जो ओएचई को डायरेक्टली फीड करता है। जितना हिस्सा ट्रैक्शन सब स्टेशन का ओएचई को फीड करता है डायरेक्टली, मतलब सेक्टर को मतलब फीड करता है। एक साइड एक सेक्टर है टीएसएस के, दूसरी साइड दूसरा सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर को फीड करने के लिए जो है दो डबल लाइन सेक्शन है अगर, तो 4 बीएम लगा रहेगा इन जनरल। तो 4 बीएम का जो ये पूरा अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं फीडिंग पोस्ट। मतलब जो एक फीडर होता है वो एक सेक्टर को फीड करता है, और दूसरा फीडर सर्किट ब्रेकर जो होता है दूसरे सेक्टर को फीड करता है। तो मैंने बताया था कल कि एक सर्किट ब्रेकर, एक फीडर सर्किट ब्रेकर के करस्पॉन्डिंग 2 बीएम होता है। तो इस तरह से 4 बीएम जो है वो आपका जो है, और फिर इस बीएम के साथ साथ जो लाइन के प्रोटेक्शन के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगे रहेंगे, वो भी 4 होंगे। एक अप लाइन के लिए, एक डाउन लाइन के लिए एक साइड, एक अप लाइन के लिए, डाउन लाइन के लिए दूसरे साइड। तो ये पूरा गैंट्री पे ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है उस पोस्ट को हम बोलते हैं फीडिंग पोस्ट। तो फीडिंग पोस्ट और टीएसएस में ये डिफरेंस है। टीएसएस का मतलब हो गया कंप्लीट रेलवे को जितना वोल्टेज लेवल चाहिए उसको, उस वोल्टेज लेवल को बनाए रखने के लिए, और उसमें पावर फैक्टर करेक्शन जो भी है सारा चीज़, मेजरिंग, रिलेइंग, उस सब का सेटअप जो हो गया वो टीएसएस हो गया। फीडिंग पोस्ट हो गया जो डायरेक्टली फीड कर रहा है ओएचई को, उसको फीडिंग पोस्ट बोलेंगे। अभी क्या है, पहले क्या होता था कि टीएसएस जो है दूर रहता था और फीडिंग पोस्ट जो है वो लाइन के नज़दीक रहता था। अभी भी कई जगह ऐसा है, स्पेस कांस्टेंट जहाँ है, जैसे मान लीजिए सबअर्बन सेक्शन है इंडियन रेलवे में, तो सबअर्बन सेक्शन में टीएसएस और ये एफपी देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ रहेगा। टीएसएस कहीं और रहेगा और फीडिंग पोस्ट कहीं और रहेगा। मतलब टीएसएस के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो सबअर्बन में खास करके रेलवे लाइन के किनारे जगह की कमी होती है, तो इसलिए वहाँ फीडिंग पोस्ट होता है कई जगह। और अभी ज़्यादातर नॉन सबअर्बन की बात कर रहे हैं जहाँ स्पेस की दिक्कतें नहीं हैं, तो टीएसएस और फीडिंग पोस्ट एक साथ रहते हैं। पहले अलग अलग रहता था, जैसे टीएसएस कहीं 50-60 किलोमीटर दूरी पे है ना, और फीडिंग पोस्ट बिल्कुल रेलवे लाइन के किनारे है, स्टेशन एरिया में है, स्टेशन के पास में। तो इस तरह से होता था पहले, और मतलब अभी इस तरह से है। हाँ शैलेंद्र जी बताइए। सर इसको एग्जांपल के द्वारा समझा सकते हैं, जैसे टीएसएस और फीडिंग पोस्ट जो हाँ बता रहे हैं, हुआ या पालघर हुआ है, बता रहे हैं। देखिए जैसे आपके सेक्शन का ही बताते हैं, वहाँ बसई में टीएसएस है, बसई रोड में है ना। बसई रोड टीएसएस का फीड जो है एक तरफ बिरार एसपी तक आता है और दूसरी तरफ ये शायद नाला सोपारा तक जाता है या भाईंदर तक जाता है, ऐसा कुछ है। उधर कम डिस्टेंस पर टीएसएस है क्योंकि उधर लोड ज़्यादा है। उधर 2 स्लो लाइन है और फास्ट लाइन है, मेल एक्सप्रेस का लोड है और लोकल लोड है, तो इसकी वजह से पास में ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पास में टीएसएस है।
वो हो गया। हमारे सेक्शन में देखेंगे तो पालघर टीएसएस है, उसका जो है फीडिंग जोन वो एक साइड में विरार एसपी तक है और दूसरे साइड में वानगांव एसपी तक है। ठीक है, तो ये जो टीएसएस की हम बात कर रहे हैं वो टीएसएस जो है फीडिंग पोस्ट और टीएसएस एक साथ में है। सबसे लाइन के नज़दीक जो देखेंगे उस चीज़ वो गैंट्री पे जो रहता है, खंबे पे जो रहता है, 11-12 मीटर हाइट का खंभा रहता है, उस खंबे पे जो सारा इक्विपमेंट लगा होता है उसको ही फीडिंग पोस्ट बोलते हैं, जो लाइन के पास रहता है। और उसके पीछे वाले जो सारे इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर और सारे एक्सिलरी जो लगे होते हैं उसको टीएसएस बोलते हैं। तो आई थिंक ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरह उसके आगे देखेंगे तो घोलवट टीएसएस है। घोलवट टीएसएस का सप्लाई एक तरफ जो है आता है वानगांव तक, दूसरी तरफ जाता है करमबेली तक। इस तरह से टीएसएस है। तो इधर जो है टीएसएस थोड़ा दूर दूर है, लेकिन वही सबअर्बन सेक्शन में देखेंगे तो टीएसएस पास पास में मिलेगा। बसई के बाद हमें लगता है अंधेरी वगैरह में है टीएसएस, वहाँ पास पास में है। अंधेरी या बोरीवली में होगा, ऐसा है। तो ये फीडिंग पोस्ट की बात होगी। तो फीडिंग पोस्ट से और टीएसएस से कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि दोनों का क्या मीनिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं एसपी की, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट की बात करते हैं। जैसे टीएसएस जो है, जैसा कि मैंने बताया, इसका जुरिसडिक्शन जो रहेगा, एक तो स्टैंडर्ड है जिसका हम लोग ने जिक्र कर लिया है कि 35 से 50 किलोमीटर एक रेंज में रहता है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। और इसके अलावा ये डिस्टेंस कितना होगा वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा। 20 किलोमीटर भी हो सकता है, 25 किलोमीटर भी हो सकता है। ट्रैफिक डेंसिटी कैसा है, सिंगल लाइन है, डबल लाइन है या 4 लाइन्स सेक्शन है, तो उन सब बातों पर भी डिपेंड करता है ना। तो एसपी की जब हम बात कर रहे हैं तो टीएसएस का एक लिमिटेशन है कि एक वोल्टेज लेवल जो 24 या 25 के भी वोल्टेज लेवल जो है वो कहाँ तक मेंटेन हो पाएगा दोनों साइड में, टीएसएस के दोनों साइड में। वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन होती है और फिर इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे इस टीएसएस की बाउंड्री देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ तक ये टीएसएस जो है जितना एडेक्वेट वोल्टेज चाहिए ट्रैक्शन को वो सप्लाई कर पाएगा। तो वहाँ फिर हम एसपी बनाते हैं। एसपी मतलब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट टीएसएस का एक तरह से बाउंड्री होता है, जैसे वहाँ तक सप्लाई जाता है उस पर्टिकुलर टीएसएस का, और वैसे ही दूसरी तरफ एसपी जो होता है वहाँ तक टीएसएस का सप्लाई जाता है। मतलब एक सेक्टर जो होता है वो फीडिंग पोस्ट यानी टीएसएस से लेके और एसपी तक हो गया एक सेक्टर, और दूसरा सेक्टर दूसरे तरफ उस टीएसएस से दूसरे साइड के एसपी की तरफ हो गया। तो एसपी जो है वो एक तो स्विचिंग ऑपरेशन के लिए भी काम आता है, और दूसरा फीड एक्सटेंशन की जब भी ज़रूरत पड़े उस चीज़ के उस पर्पज़ के लिए भी डिज़ाइन किया गया रहता है। अब इसको हम कई बार यूज़ कर रहे हैं, बाउंड्री पे होता है, मतलब उस टीएसएस के लास्ट एंड पे होता है, मतलब रिसीविंग एंड जो होता है, मतलब उस टीएसएस का टीएसएस जहाँ से फीड करना स्टार्ट किया उसको सेंडिंग एंड बोलेंगे, और जहाँ तक फीड कर रहा है उसको रिसीविंग एंड बोलेंगे। तो रिसीविंग एंड को हम कई बार बाउंड्री पोस्ट भी बोलते हैं। अभी 160 के एमपीएस में एसपी को बीएसपी बोला जाता है, बाउंड्री स्विचिंग पोस्ट, है ना। तो ये सब डेटा भी ये सब टर्म जो है वो भी ध्यान रखना है कि 160 में जो आपका एसपी है वो क्या कहलाता है। तो बीएसपी अभी उसको टर्म दिया गया है कि बाउंड्री स्विचिंग पोस्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि वो टीएसएस के बाउंड्री लाइन पे होता है, उस टीएसएस के फीडिंग जोन के बाउंड्री पे होता है ना। तो हम जो जितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं एसपी में उसकी बात कर लेते हैं। तो टीएसएस में एसपी में सबसे पहले जो बीएम की बात करेंगे इंटरप्टर की, तो वो 4 इंटरप्टर होते हैं।
दो पैरेललिंग इंटरप्टर होते हैं जो दोनों लाइन के साथ कनेक्शन में लगे होते हैं, दोनों लाइन को पैरेलल करते हैं, इसके लिए पैरेललिंग इंटरप्टर बोलते हैं। वो एक टीएसएस की तरफ रहेगा, वो जो फीडिंग जोन वाला टीएसएस है उसकी तरफ रहेगा, और एक दूसरी बाजू रहेगा, मतलब एसपी पे पीटीएफई रहेगा और पीटीएफई के एक तरफ एक पैरेललिंग बीएम रहेगा दोनों लाइन को जोड़ते हुए, और दूसरे तरफ भी एक पैरेललिंग बीएम रहेगा पीटीएफई के दूसरी तरफ दोनों लाइन को जोड़ते हुए, और ये दोनों बीएम नॉर्मली क्लोज रहता है। तो इन दोनों बीएम को हम बोलते हैं पैरेललिंग बीएम। फिर इसके बाद आती है बात ब्रिजिंग बीएम की। तो ब्रिजिंग बीएम जो है, अब पीटीएफई के एक सिरे पे कॉन्टैक्ट वायर से और दूसरे तरफ के कॉन्टैक्ट वायर से, कैटनरी वायर से डायरेक्टली जो है ब्रिजिंग बीएम जुड़ा रहता है। इसका कनेक्शन इस तरह से होता है, और उस ब्रिजिंग बीएम को नॉर्मली हम ओपन रखते हैं, और ये दोनों लाइन में लगा होता है। मतलब पीटीएफई है, पीटीएफई के को एक तरह से ब्रिज करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ब्रिजिंग बीएम। मतलब दो सेक्टर को एक तरह से वो ब्रिज करता है, जोड़ता है, और लेकिन नॉर्मल केस में उसको बीएम को ओपन रख देने से वो कनेक्शन तो रहता है कि ब्रिज करने जैसा, लेकिन वो नॉर्मल केस में वो ओपन रहेगा, ब्रिज नहीं करेगा। जब हम ज़रूरत पड़ेगी हमें फीड एक्सटेंशन करने की या दूसरे टीएसएस की सप्लाई लाने की, तो उस स्थिति में हम उस बीएम को क्लोज करके हम फीड एक्सटेंड करेंगे किसी पर्टिकुलर टीएसएस के जोन में। तो ये हो गई बात ब्रिजिंग बीएम की। तो दो ब्रिजिंग बीएम हो गया, दो पैरेललिंग बीएम हो गया, 4 बीएम हो गया। इसके अलावा जो और स्विचिंग इक्विपमेंट लगे होते हैं, पीटी कैटनरी पीटी के लिए टाइप 1 पीटी लगा होता है, और मतलब ये आरटीयू वगैरह लगा रहता है। स्काडा ऑपरेशन के लिए आरटीयू लगा रहेगा, रिमोट टर्मिनल यूनिट, बैटरी चार्जर रहेगा, और बैटरी का सेट रहेगा वहाँ 40 एम्पियर आवर का, ठीक है। और एक एक्सिलरी ट्रांसफार्मर रहेगा, हर स्विचिंग पोस्ट पे एक्सिलरी ट्रांसफार्मर रहेगा। जहाँ भी 240 वोल्ट चाहिए, जैसे बैटरी चार्जिंग की ज़रूरत है, वहाँ तो एक्सिलरी ट्रांसफार्मर रहेगा ही रहेगा। तो ये सारे इक्विपमेंट होते हैं एसपी पे। फिर एसपी की बात हो गई, तो आगे बढ़ते हैं एसपी पे और कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे एसपी जो है वहाँ न्यूट्रल सेक्शन है और वो पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन है। तो एसपी के पहले ट्रैफिक डायरेक्शन में एसपी के पहले 500 मीटर पे वहाँ भी बोर्ड लगा रहता है, डीजे ओपन का बोर्ड, नहीं सॉरी 500 मीटर का बोर्ड लगा होता है, फिर 250 मीटर का बोर्ड लगा होता है, फिर डीजे ओपन, और फिर पीटीएफई को क्रॉस करने के बाद डीजे क्लोज का बोर्ड लगा होता है। क्योंकि वहाँ पे एसपी पे पीटीएफई के दोनों बाजू अलग अलग नेचर की, अलग अलग फेज की सप्लाई है, इसके लिए वहाँ पे पीटीएफई है। और पीटीएफई क्योंकि न्यूट्रल जोन है, वहाँ कोई सप्लाई नहीं रहती है, तो डीजे को ओपन कंडीशन में ही रख के पास करना है, मतलब कास्टिंग में पास करना है लोगों को। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि हेवी फ्लैश होगा पीटीएफई पे। अगर डीजे क्लोज कंडीशन में डीजे ओपन करना भूल गया लोको पायलट, तो क्या होगा कि हेवी स्पार्किंग होगा, और उससे क्या है पीटीएफई डैमेज हो सकता है। इसलिए ये सब जो है बोर्ड जो है कॉशन बोर्ड वो लगा के रखा जाता है 500 मीटर का, फिर इसके बाद 250 मीटर का, फिर इसके बाद डीजे ओपन का, और फिर इसके बाद उसको पास कर गए तो डीजे क्लोज का। ये बोर्ड जो होता है नॉर्मल सिंगल यूनिट जो होता है उसके लिए अलग होता है, और ईएमयू मेमू के लिए अलग होता है ना, क्योंकि ईएमयू में 3 पेंटोग्राफ है, तो उसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा कि तीनों पेंटोग्राफ पास हो गया है तो ही डीजे क्लोज करना है, ओपन करना है। इस हिसाब से उसके लिए अलग रहता है वो बोर्ड, और नॉर्मल जो लोको रहता है उसके लिए वही 500 मीटर, 250 मीटर
और फिर इसके बाद डीजे ओपन डीजे क्लोज, इस तरह से रहता है। हाँ शैलेंद्र जी बोलिए। हाँ सर, ओपन वाला लोगो और EMU का सेम रहता है सर, 500-250 हाँ वोल्ट का, ओपन का, 250 पे एक बटन दबाना रहता है इसका। हाँ हाँ ओपन का तो, ओपन का सेम रहता है, बाकी क्लोजिंग। हाँ ओपन का सेम रहेगा। अब क्लोजिंग में क्या हुआ है कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है जैसे 4 यूनिट है ना, तो MC1, MC2, MC3, MC4 का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ 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 तो वो अपने हेल्प के लिए कि हमारा यहाँ तक गाड़ी पहुँच गया तो हमारा CV क्लोज हो गया। अगर किसी कारण से गाड़ी हेल्ड अप हो गया हाँ तो उसके साथ हम ट्रबल शूटिंग करते हैं कि हाँ अगर MC3 पे गाड़ी खड़ा है तो इसका मतलब पीछे का 2 मोटर कोच हमारा बराबर क्लियर है कि हमको मिल ही गया। मतलब एक हमारा फंसा हुआ है तो हम 2 पे गाड़ी निकाल के ले जाए। बराबर बराबर। उसके लिए बोर्ड लगाया हुआ है। ओपन का सेम, ओपनिंग के लिए सबका कॉमन ही है। हाँ ओपन का कॉमन और सेम क्यों रहता है उसको समझ लीजिए कि ओपन का पहला पेंटोग्राफ है। पहला पेंटोग्राफ के लिए ही तो, जैसे हर एक पेंटोग्राफ जो है वो क्या है, उसका मतलब डीजे ओपन कंडीशन में रहना चाहिए। तो चाहे 1 हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो, है ना। तो अगर नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उस केस में भी जब जो फेसिंग रहेगा तो एक ही पेंटोग्राफ फेसिंग रहेगा, तो एक भी जो है डीजे क्लोज कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। तो इस वजह से ओपन का सेम है कि वहाँ पे तो ओपन कर ही लेना है। क्लोज करने के लिए अगर मल्टीपल हो गया तो उसके लिए अलग देना पड़ेगा, सिंगल है तो उसके लिए अलग देना पड़ेगा। ओपन केस में सेम रहेगा। हाँ रामू जी बताइए। सर EMU का क्लोजिंग बोर्ड में है, कुछ बोर्ड में T18 करके लेकर आते हैं। T18 इसमें क्या थोड़ा सा रीजन है क्या? T18 करके क्या EMU का क्या रहता है? T18 T/E T180 करके लेकर आता है। T18। हाँ सर, मैंने तो इसको क्लोजिंग बोर्ड में एक मिनट बताता हूँ। हाँ। वो 18 डब्बा का मेमो होगा वहाँ पे, 18 डब्बा का मेमो चल रहा होगा राइट या कहीं 20 डब्बा का मेमो है। T18 हाँ सिलेंडर भैया, T18 का मतलब वंदे भारत है ना, वहाँ पर T18 का क्लोजिंग बोर्ड रहता है। अच्छा, रामू भैया T18 मतलब वंदे भारत। 1018 बोलते थे स्टार्टिंग में ना उसको, राइट। तो ये एसपी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गया। हाँ झूमर जी बताइए। सर ब्रिजिंग बीएम को हम कब क्लोज करवाएंगे थोड़ा बोलिए। हाँ देखिए, जैसे 2 केस बताते हैं, एक विजुअलाइजेशन कीजिएगा दिमाग में कैसा रहता है सिस्टम पूरा। एक TSS हो गया, TSS के जस्ट बाद SP नहीं आएगा, ठीक है। TSS के जस्ट बाद जो है, मतलब TSS के मान लीजिए 5 या 6 किलोमीटर अगले स्टेशन पे कोई स्टेशन हो आपके यहाँ, उसको विजुअलाइज कीजिएगा कि इस स्टेशन पे TSS है, उसके बाद 6 किलोमीटर पे एक दूसरा स्टेशन है, वहाँ पे आइसोलेटर है, फिर इसके बाद तीसरा जो स्टेशन है वहाँ पे SSP है, इसके बाद चौथा स्टेशन जो है वहाँ पे आइसोलेटर है। इस तरह से रहता है पूरा सेक्शन। तो एक या एक से अधिक SP रहता है, SSP रहता है TSS और SP के बीच में, है ना। एक या एक से ज़्यादा SSP रहता है, और फिर बीच में आइसोलेटर भी रहता है, मैनुअली मतलब ओपनिंग स्विच, मैनुअली ओपन करने के लिए, सर्किट को आइसोलेट करने के लिए स्विच रहता है। तो ये दोनों लाइन में रहता है ऐसा सिचुएशन। तो सपोज़ कि हमें क्रॉस ओवर का मेंटेनेंस करना है, अप एंड डाउन क्रॉस ओवर जो होता है, जो दोनों लाइन को जोड़ता है, मतलब अप लाइन से गाड़ियाँ डाउन लाइन पे जा सकती है, डाउन लाइन से गाड़ियाँ अप लाइन पे जा सकती है। तो क्रॉस ओवर पे जो टेक ऑन टेक ऑफ या क्रॉस ओवर का जो भी पैरामीटर लेना होता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, या उसका शेड्यूल रहता है कि साल में एक बार क्रॉस ओवर को चेक करना है। तो क्रॉस ओवर पे क्या है कि दोनों लाइन जुड़ रहा है एक दूसरे से, है ना। SI के थ्रू दोनों लाइन जो है एक तरह से जुड़ रहा है। तो अगर क्रॉस ओवर का मेंटेनेंस करना है तो दोनों लाइन का ब्लॉक चाहिए, मतलब अप लाइन का भी ब्लॉक चाहिए, डाउन लाइन का भी ब्लॉक चाहिए, मतलब अप एंड डाउन पावर ब्लॉक चाहिए।
तो अप एंड डाउन पावर ब्लॉक चाहिए। और मान लीजिए एक टीएसएस के बाद आइसोलेटर है और फिर इसके बाद एसएसपी है, तो और इन दोनों के बीच में 2 आइसोलेटर और एक एसएसपी के बीच में अप एंड डाउन क्रॉस ओवर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन का जब ब्लॉक लेंगे तो उस एसएसपी के बाद और अगले एसपी तक का सप्लाई कैसे मेंटेन होगा, ये बताइए। जैसे टीएसएस जो है कहाँ से कहाँ तक फीड करता है, उस टीएसएस से लेके, या फीडिंग पोस्ट कह सकते हैं, फीडिंग पोस्ट से लेके एसपी तक फीड करता है। लेकिन हम बीच में ही 2 आइसोलेटर, अब एक अपलाइन में है, एक डाउन लाइन में है और एक एसएसपी, इन दोनों के बीच में अप एंड डाउन पावर सप्लाई बंद करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा क्रॉस ओवर का मेंटेनेंस हो जाए। तो उस एसएसपी और आगे के एसपी के बीच का सप्लाई जो है कैसे मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि हम बीच में ही सर्किट को तो ओपन कर दे रहे हैं दोनों लाइन का। एक लाइन का होता तो वो सप्लाई घूम के चला जाता है, मतलब पैरेललिंग बीएम के थ्रू, है ना। लेकिन दोनों लाइन का अप एंड डाउन दोनों लाइन का सप्लाई बंद कर रहे हैं, तो एसएसपी के बाद में एसपी तक सप्लाई जो है वो एक तरह से हम रोक दिए ना, दोनों आइसोलेटर दोनों लाइन का ओपन कर दिए, तो सप्लाई होल्ड रोक दिए, आगे फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, इस तरह का जब ब्लॉक प्लान करना होता है तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं कि जैसे एसएसपी जो है, एसएसपी का दोनों सेक्शनिंग बीएम ओपन कर दिए तो आगे सप्लाई बढ़ना बंद हो गया, एसपी तक सप्लाई नहीं जाएगा, उस एसएसपी तक ही सप्लाई जाएगा टीएसएस का। और दोनों बीएम ओपन कर दिए एसएसपी के पास, और फिर इसके बाद जब हम एसपी पे ब्रिजिंग बीएम जो लगा हुआ है, कोई से भी लाइन का है, अप लाइन का या डाउन लाइन का, ब्रिजिंग बीएम क्लोज कर देंगे तो दूसरे टीएसएस का सप्लाई उस एसएसपी तक आ जाएगा, ठीक है। वहाँ तक सप्लाई आ गया दूसरे टीएसएस का ब्रिजिंग बीएम क्लोज कर देने से। और फिर इसके बाद हम दोनों आइसोलेटर जो है ओपन करवा देते हैं दोनों लाइन का, तो यहाँ अप एंड डाउन पावर ब्लॉक बन जाता है। तो यहाँ एक एग्जांपल हो गया कि उस स्थिति में ब्रिजिंग बीएम को क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे अप एंड डाउन पावर ब्लॉक प्लान कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन हो गया, ये समझ में आया? सर तो जैसे आपका सप्लाई का डायरेक्शन था, वहीं पे दोनों लाइन का, एक लाइन का कट नहीं किए, दोनों लाइन का आइसोलेटर ओपन कर दिए, तो आगे सप्लाई जाएगा ही नहीं, क्योंकि मतलब दोनों लाइन का बंद हो गया। जैसे इंसुलेटेड ओवरलैप के थ्रू आइसोलेटर क्लोज था तो सप्लाई आगे प्रोसीड हो रहा था, लेकिन जब जैसे ही आइसोलेटर दोनों लाइन का ओपन कर दिया वहाँ से बंद हो गया। तो बंद हो गया तो फिर हम दूसरे टीएसएस का सप्लाई लेके आए, वो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये हुआ कि जैसे मान लीजिए जो टीएसएस का फीडिंग जोन है एसपी टू एसएसपी, वो टीएसएस में जो ये जो जैसे मतलब दोनों लाइन जो आ रहा है, दोनों सर्किट जो आ रहा है वो आउट ऑफ सर्विस हो गया या फेल हो गया, मतलब जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो दोनों फीडर आ रहा है, दोनों लाइन आ रहा है, वो फेल हो गया। तो वैसी स्थिति में उस टीएसएस के फीडिंग जोन जितना है उसको भी तो फीड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं, एक साइड से एक टीएसएस का सप्लाई लाते हैं उस टीएसएस तक एक तरफ, और दूसरे तरफ दूसरे टीएसएस का सप्लाई लाते हैं। मान लीजिए 3 टीएसएस है, 3 टीएसएस में 1 2 3, मान लीजिए 3 टीएसएस है, 2 का सप्लाई पूरी तरह से फेल हो गया, जो आ रहा था इनकमिंग साइड से, तो सप्लाई फेल हो गया। तो 2 का जितना फीडिंग जोन था वो तो फीड करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक टीएसएस से, 1 नंबर टीएसएस से 2 तक सप्लाई एक तरफ लाएंगे, और फिर 3 नंबर टीएसएस से 2 टीएसएस तक सप्लाई एक तरफ लाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि एक ही टीएसएस की सप्लाई 3 तक बढ़ा देंगे, मतलब पूरे फीडिंग जोन में बढ़ा देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा उस टीएसएस में भी। इसलिए आधा आधा पोर्शन जो है, एक सेक्टर जो है अगल बगल वाले टीएसएस से फीड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी फीड एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी। सर हाँ, मतलब जब भी हम
मतलब ब्रिजिंग बीएम को क्लोज करेंगे, एक तो आइसोलेटर ओपन करेंगे, नहीं तो बीएम ओपन करेंगे, नहीं तो सीबी ओपन करेंगे ना सर। राइट, मतलब ब्रिजिंग बीएम को क्लोज होने के लिए दोनों लाइन का कैटनरी डेड होना मांगता है। जैसे दोनों अप लाइन और डाउन लाइन, दोनों लाइन का कैटनरी बंद हो गया किसी भी वजह से, तभी जो है तो मतलब सर टीएसएस जो फेल हो जाएगा मान लीजिए, हाँ। तो दोनों साइड को सीबी को काटना पड़ेगा ना सर हम लोगों को। टीएसएस फेल हो गया ना, टीएसएस का दोनों बाजू का सीबी को हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे ना सर। हाँ, सीबी को नहीं, डायरेक्टली हम सीबी को भी कर सकते हैं और दोनों बीएम को भी ओपन कर सकते हैं। दोनों जो बीएम है, जो दोनों लाइन के लिए है, अप लाइन के लिए, डाउन लाइन के लिए, वो दोनों बीएम को भी ओपन करके हम फीड एक्सटेंड कर सकते हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ भी दोनों बीएम को ओपन करके जो है ये फीड एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन आपका कहना सही है कि जब फेलियर होता है ना, उस स्थिति में कम से कम ऑपरेशन करे, ऐसा हम काम करते हैं। तो डायरेक्टली हम फीडर सर्किट ब्रेकर ओपन कर देंगे तो एक ही इक्विपमेंट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो फीडर सर्किट ब्रेकर ओपन कर दिए और एक तरफ से ब्रिजिंग बीएम क्लोज कर दिए, सप्लाई आ गया वहाँ टीएसएस तक। फिर दूसरा फीडर सर्किट ब्रेकर ओपन किए और फिर इसके बाद दूसरे तरफ एसपी का ब्रिजिंग बीएम क्लोज किए, सप्लाई रिस्टोर हो गया, है ना। इससे पहले ये भी हम करते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कई सारे सिचुएशन बनते हैं, ये टीपीसी काम करते करते एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, तो उसको डिसीजन लेना पड़ता है, कौन सा सिचुएशन उसको जज करना पड़ता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक ही ट्रांसफार्मर लोड पे था और सप्लाई फेल हो गया, एक ही ट्रांसफार्मर लोड पे था और जो लोड पे था उसी का सप्लाई फेल हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट कैटनरी आ जाएगा, जो भी उसका फीडिंग जोन है उसका डेड कैटनरी आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जो लोड पे था उसका एलवीसीबी ओपन कर लेना है, ठीक है, और इसके बाद जो ऑफलोड था उसका एलवीसीबी क्लोज कर देना है। अगर सप्लाई रिस्टोर हो गया, यानी कैटनरी ग्रीन हो गया, तो हम ये मानेंगे कि एक फीडर चला गया है और एक फीडर है, तभी तो सप्लाई रिस्टोर हुआ। समझ रहे हैं हमारी बात को? राइट। हाँ, और यदि दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑलरेडी चल रहा है, उस स्थिति में एक फीडर जाएगा, अगर जो इनकमिंग साइड का एक फीडर जाएगा तो उस समय पता ही नहीं चलेगा आपको। समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर फीड कर रहा है, तो एक फीडर चला गया है तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर लोड ले रहा है, दोनों से फीडिंग जोन जो है उसको सप्लाई दे रहा है। अगर दोनों फीडर साइमल्टेनियसली चला गया तब पता चल जाएगा कि वो कैटनरी डेड आ जाएगा फीडिंग जोन का, तब पता चल जाएगा कि दोनों फीडर गया है। तो उस स्थिति में दोनों एलबीसीबी को ओपन कर देते हैं और फिर इसके बाद फीडर सीबी को भी ओपन कर देते हैं और फिर सप्लाई एक्सटेंड कर देते हैं। सबसे पहले फीडर सीबी को ओपन करके सप्लाई एक्सटेंड कर देते हैं और फिर इसके बाद एलबीसीबी को ओपन कर देते हैं। तो ये सब सिचुएशन होते हैं। कई बार तो प्लान्ड वे में ये सब फीड एक्सटेंड करना पड़ता है। प्लान्ड वे कब हुआ? जब हम अप एंड डाउन ब्लॉक प्लान किए हैं या फिर हम आउटेज देना चाहते हैं दोनों फीडर पे, तो वो प्लान्ड हो गया। दूसरा, एट रैंडम दोनों फीडर जो है कई बार फेल हो जाता है। जो सप्लाई बोर्ड है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसका फीडर दोनों एक साथ फेल हो गया, तो उस स्थिति में अचानक से आपको जजमेंट लेके और फीड एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में ब्रिजिंग बीएम का रोल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ शैलेंद्र जी बोलिए। सर जैसे टीएसएस जैसे लगातार है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हाँ। जैसे एक टीएसएस पे कल बता रहे थे कि दो ट्रांसफार्मर रहते हैं, अपना पैरेलल में भी रहते हैं। तो ये सभी में दो ट्रांसफार्मर रहते हैं या किसी में अल्टरनेट करके एक ही ट्रांसफार्मर रहता है? नहीं, नॉर्मली एक टीएसएस 1 पे अगर नॉर्मली 2 ट्रांसफार्मर रहता है। 2 ट्रांसफार्मर रखने का रीज़न यही है कि एक तो रिलायबिलिटी मेंटेन रहेगा, ट्रांसफार्मर पे भी तो मेंटेनेंस करना है। ऐसा अल्टरनेट करके नहीं रहता है, वो पहले रहता होगा वो अलग की बात है, लेकिन अभी जो भी
नया इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, उसमें हर जगह एटलीस्ट 2 ट्रांसफार्मर रहता है। हमारे यहाँ तो 2 TSS ऐसा है जहाँ पे 3 ट्रांसफार्मर है, मतलब 3 वे है। ठीक है। एक वीडियो देख रहा था, उसमें वही बता रहे थे कि अल्टरनेट करके रहता है, एक सिंगल रहेगा, फिर डबल रहेगा, नहीं, सिंगल रहेगा, डबल रहेगा, ये ऐसे रहेगा। वो पुराना कंसेप्ट हो गया, वो पुराना चीज़ हो गया। अभी हर जगह 2 ट्रांसफार्मर रहेगा ही रहेगा। अगर एक ट्रांसफार्मर रहेगा तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफार्मर पे जब भी मेंटेनेंस में देना होगा, जहाँ सिंगल ट्रांसफार्मर है और उसको मेंटेनेंस में देना होगा, तो उस TSS के फीडिंग जोन को हर बार क्या है, दूसरे TSS से फीड लेके आना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हर जगह 2 ट्रांसफार्मर रहता है, या फिर उस लाइन पे GB वाले को, बोर्ड वाले को जब आउटेज देना रहेगा तो उस स्थिति में भी फीड एक्सटेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए हर जगह 2 ट्रांसफार्मर रहते हैं। हाँ गौतम जी, आप कुछ बोल रहे थे। तो मैं ये बोल रहा था, जैसे वो ब्रीदिंग BM को अपना LVCB को अगर दोनों ओपन करके मेंटेनेंस अगर लेना है तो LVCB और HVCB दोनों का जो ट्रांसफार्मर है, दोनों का अगर ऑफ करके उस समय भी तो हम ब्रीदिंग BM को ऑफ क्लोज कर सकते हैं। नहीं, ब्रिजिंग BM के मेंटेनेंस के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेंटेनेंस में जैसे हमारा कोई फॉल्ट आ गया एक सेक्शन में, अगले सेक्शन में मैं सप्लाई देना है, दूसरे TSS का सप्लाई आगे बढ़ाना है। हाँ। और एक TSS मेरा हो गया, मेंटेनेंस करना है। हाँ। तो LVCB और HVCB दोनों ओपन कर देंगे। हाँ। तो फिर हमारा ब्रीदिंग खुद करके सप्लाई आगे बढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे फीडर से वैसे देखिए, वैसे कर सकते हैं, बस मेन पर्पज़ ये रहता है कि दोनों किसी भी स्थिति में कनेक्ट नहीं होना चाहिए, अलग अलग फेज कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे LVCB भी ओपन कर दिए तो मतलब हो गया, जैसे सेपरेट हो गया। LVCB दोनों ट्रांसफार्मर का ओपन कर दिए तो सप्लाई जो है और फीडर सर्किट ब्रेकर के थ्रू आगे बढ़ेगी, है ना। और एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा भी रहता है कि जैसे लंबे टाइम के लिए वो फीड एक्सटेंशन किए हैं तो वो फीडर सर्किट ब्रेकर डिटेक्ट करेगा, फॉल्ट के सिचुएशन में वो फीडर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, है ना। जैसे उसके फीडिंग जोन में अगर कोई फॉल्ट रहता है तो वो ऑपरेट होगा। तो अगर हाँ, फीडर सर्किट ब्रेकर के थ्रू अगर हम कर रहे हैं, वही फीडर सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देंगे और BM के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर एक साथ जहाँ से सोर्स है उसका फीडर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा और इससे पूरे सेक्शन का इंटरप्शन आएगा। तो ये है। बाकी ब्रिजिंग BM का मेंटेनेंस करना होता है तो उसके लिए क्या है, आइसोलेटर रहता है जो लाइन से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। ब्रिजिंग BM डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहता है, आइसोलेटर के थ्रू कनेक्ट रहता है, क्योंकि BM पे भी मेंटेनेंस करना रहता है। तो वहाँ भी आइसोलेटर जो रहता है उस आइसोलेटर को ओपन करके फिर इसके बाद में आइसोलेटर करने का मतलब कि लाइन से उसको एक तरह से पूरी तरह से डिसकनेक्ट कर दिए और फिर इसके बाद ब्रिजिंग BM को मेंटेनेंस में ले लिए, ओपन क्लोज करेंगे ब्रिजिंग BM को, तो कोई मतलब लाइन पे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया SP की बात। SSP की बात अभी करते हैं। SSP जो है, जैसा कि मैंने बताया, एक TSS हो गया और उसके बाउंड्री पे SP हो गया, उसके बीच में 1, 2 या 3 भी SSP आ सकता है, डिपेंड करता है वो भी कि ट्रैफिक डेंसिटी कैसा है या वहाँ पे कैसा रिक्वायरमेंट है स्विचिंग की। और ये SSP जो होता है मेनली जो है स्विचिंग पर्पज़ के लिए ही रहता है। इसका मेन फंक्शन यही रहता है कि हम जब भी मेंटेनेंस एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा मिनिमम से मिनिमम जो है सेक्शन जो है मतलब अफेक्ट हो, या फिर फेलियर की स्थिति में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लाइन पे ब्रेकडाउन हुआ है तो आइसोलेशन करना है, फॉल्ट आइसोलेशन करना है, तो कम से कम सेक्शन जो है हमारा अफेक्ट हो, इसके लिए SSP लगा रहता है।
एसएसपी का यही पर्पज़ है। और एसएसपी में जो है एक बीएम रहता है जो फारदेस्ट एंड पे रहता है। फारदेस्ट एंड का मतलब होता है कि टुवार्ड्स एसपी, जो पैरेललिंग बीएम का कनेक्शन होता है टुवार्ड्स एसपी होता है या फारदेस्ट एंड पे होता है ना। टीएसएस से अवे एसएसपी पे टीएसएस से दूर, मतलब जितना दूर यानी एसपी की तरफ वो बीएम कनेक्ट होता है दोनों लाइन को जोड़ते हुए, अपलाइन और डाउनलाइन को जोड़ते हुए, उसको पैरेललिंग बीएम बोलते हैं। और फिर 2 बीएम होता है जिसमें से एक अपलाइन में होता है, एक डाउनलाइन में होता है, वो सेक्शनिंग बीएम होता है। वो ओवरलैप को एक तरह से कंटिन्यूटी देता है, ठीक है। वहाँ पे ओवरलैप होता है आईओएल, इंसुलेटेड ओवरलैप, उनको नॉर्मल केस में कंटिन्यूटी देता है। और जब दोनों लाइन में तो 2 बीएम हो गया सेक्शनिंग और 1 बीएम हो गया पैरेललिंग, ये नॉर्मल केस होता है। बाकी अगर कुछ मेजर यार्ड वगैरह है तो उस स्थिति में यार्ड के लिए हम क्या करते हैं, अलग से एक बीएम लगा के रखते हैं, जिससे कि यार्ड में कोई ब्लॉक लेना है या कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी करना है तो उस बीएम के थ्रू यार्ड को बंद किया जा सके। या कोई फॉल्ट है यार्ड में तो टीपीसी क्या करेगा कि उस मेजर यार्ड को पहले चेक कर लेगा कि उस यार्ड में तो फॉल्ट नहीं है, तो उस बीएम को अगर सर्किट ब्रेकर होल्ड नहीं हो रहा है तो यार्ड वाले बीएम को ओपन करके और फिर इसके बाद क्या है सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेगा। अगर लाइन होल्ड हो गया मेन लाइन तो हम ये समझेंगे कि यार्ड में ही कहीं कुछ फॉल्ट है, तो मेन लाइन का ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, वो चलता रहेगा और यार्ड का बीएम ओपन करके रखेंगे। और फिर इसके बाद गैंग को वहाँ भेज के चेक करवा लेंगे कहाँ क्या फॉल्ट है और उसको अटेंड करवा लेंगे। लेकिन जनरल केस में 3 बीएम रहता है एसएसपी पे। स्पेशल केस में अलग अलग हो सकता है वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हो गया एसएसपी की बात। एसएसपी में भी क्या रहेगा, आरटीयू रहेगा। जहाँ भी रिमोट ऑपरेशन करना है वहाँ पे एक आरटीयू रहेगा ही रहेगा। और फिर बैटरी चार्जर रहेगा, बैटरी रहेगा, तो ये सारे इक्विपमेंट रहेंगे एसएसपी पे ही, ठीक है। बाकी वहाँ कैटनरी पीटी वहाँ भी रहेगा एसएसपी पे भी। पीटी इंडिकेशन, कैटनरी इंडिकेशन के लिए कैटनरी पीटी वहाँ भी रहेगा। तो ये बात हो गई एसएसपी की। एसएसपी मतलब क्या है, एसएसपी या बीएम इन्वॉल्व है किसी सेक्शन को डेड करने में, तो उसको हम बोलेंगे कि सब सेक्टर जो है डेड हो गया है। एक एसपी और टीएसएस के बीच में कई सारे सब सेक्टर हो सकते हैं। और सेक्टर, सब सेक्टर, इन सबको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। सेक्टर वो होता है जो एक फीडर सर्किट ब्रेकर फीड करता है। एक फीडर सर्किट ब्रेकर का जितना फीडिंग जोन होता है वो सेक्टर कहलाता है। और फिर इसके बाद जो सब सेक्टर होता है उसमें एटलीस्ट एक बीएम का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे आइसोलेटर टू एसएसपी अगर हम स्विचिंग कर रहे हैं या लाइन बंद कर रहे हैं तो उसको सब सेक्टर बोलेंगे, या एसएसपी टू एसएसपी बंद कर रहे हैं तो उसको भी सब सेक्टर बोलेंगे, या एसएसपी टू एसपी बंद कर रहे हैं उसको सब सेक्टर बोलेंगे। मतलब एक सेक्टर में कई सारे सब सेक्टर हो सकते हैं। और इसके बाद बात होती है एलिमेंट्री सेक्शन की। एलिमेंट्री सेक्शन सबसे छोटा सेक्शन होता है जिसको एक मैनुअल स्विच, जिसको आइसोलेटर बोलते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब उसको, उस सेक्शन को, उस एलिमेंट्री सेक्शन को, स्मॉलेस्ट सेक्शन को बंद करने के लिए एटलीस्ट एक आइसोलेटर का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, उसको बोलेंगे एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई फीडिंग पोस्ट की, एसपी की, एसएसपी की, सेक्टर, सब सेक्टर और एलिमेंट्री सेक्शन की। ये सारे टर्म क्रिस्टल क्लियर दिमाग में एकदम फिट रहना चाहिए, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है, सब सेक्टर क्या होता है, एसएसपी का रोल क्या होता है,
TSS, SSP, SP, इन सब का पूरा दिमाग में एक पिक्चर आना चाहिए कि एक्चुअल में ये किस तरह से पूरा अरेंजमेंट रहता है। मैंने बताया कि जहाँ भी SSP है या SP भी है या आइसोलेटर भी है, वहाँ पे इंसुलेटेड ओवरलैप रहेगा। इन जगहों पे इंसुलेटेड ओवरलैप रहेगा। इंसुलेटेड ओवरलैप का मतलब ये होता है कि दो OHE जहाँ पे मिलके ओवरलैप क्या होता है, ओवरलैप पे दो OHE का अरेंजमेंट होता है इस तरह से कि मतलब इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं, मतलब कहीं से कनेक्ट नहीं होते हैं इलेक्ट्रिकली, इस तरह से अरेंजमेंट होता है इंसुलेटेड ओवरलैप पे। और मैकेनिकली स्मूथ वे में पेंटोग्राफ का पासिंग होता है, उसको हम इंसुलेटेड ओवरलैप बोलते हैं। मतलब दो OHE का एक तरह से डिसकनेक्शन पॉइंट कह सकते हैं। वहाँ पे दो OHE आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन मैकेनिकली वायबल होते हैं पेंटोग्राफ के पासिंग के लिए। अब इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कैसे होते हैं? डिसकनेक्ट अगर परमानेंटली रहेंगे तो आगे सप्लाई बढ़ेगा नहीं। तो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने के लिए क्या प्रोविज़न है? तो वहाँ ब्रिजिंग, वहाँ इंटरप्टर है, BM है। BM जो है ओवरलैप के दोनों एंड पे जहाँ इंसुलेटिंग जोन है उस जोन को कैसे कनेक्ट कर रहा है, एक तरफ एक जंपर, दूसरी तरफ दूसरा एंड का जंपर, ऐसे करके कनेक्ट है BM। और BM अगर क्लोज रहेगा तो वो जो है IOL जो इंसुलेटिंग जोन है वो ब्रीज हो गया, यानी कनेक्ट हो गया। और वो BM अगर ओपन रहेगा तो डिसकनेक्ट हो गया है। सेम केस आइसोलेटर के साथ भी होता है। आइसोलेटर के जंपर का एक सिरा जो रहता है वो इंसुलेटेड ओवरलैप के एक तरफ रहता है और दूसरा सिरा जो रहता है इंसुलेटेड ओवरलैप के दूसरी तरफ होता है। और आइसोलेटर जब नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है तो वो दोनों मतलब ओवरलैप को वो एक तरह से ब्रीज करता है और इस तरह से सप्लाई आगे की तरफ बढ़ते जाता है। और जब ज़रूरत पड़ती है आइसोलेटर को ओपन करने के लिए मेंटेनेंस की सिचुएशन में या फेलियर की सिचुएशन में, तो हम उस पोर्शन को डिस्कनेक्ट करते हैं आइसोलेटर या BM ओपन करके। तो ये रही बात IOL की। UIOL का मतलब क्या हुआ? अनइंसुलेटेड ओवरलैप जो है उसकी बात कर लेते हैं। अनइंसुलेटेड ओवरलैप में क्या होगा कि उसको बनाया जाता है सिर्फ अपने OHE सिस्टम को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें नॉर्मल जैसे वायरिंग का सिस्टम जो रहता है, आपस में दो वायर को जोड़ देना, इस तरह का सिस्टम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पेंटोग्राफ की रनिंग हो रही है वहाँ पे और पेंटोग्राफ को कांटेक्ट बनाते हुए सप्लाई लेना है और आगे बढ़ना है। तो कनेक्शन का एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिससे पेंटोग्राफ स्मूथली पास हो। तो इसलिए एक टेंशन लेंथ जैसे ही ख़त्म हो रहा है उससे 1 या 2 स्पैन पहले हम एक कॉमन ओवरलैपिंग जोन बनाते हैं। उस जोन को हम बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप में मैंने IOL की जिक्र कर लिया। UIOL को बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल OHE की कंटिन्यूटी के लिए अनइंसुलेटेड ओवरलैप हम बना रहे हैं। उसका सेक्शनिंग में, स्विचिंग में या फेलियर में रोल नहीं आता है। वो खाली मतलब OHE को प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाते रहने के लिए अनइंसुलेटेड ओवरलैप क्रिएट करते हैं। अब ओवरलैप ये जो होता है मेन लाइन पे देखेंगे तो अगर टेंजेंट ट्रैक है तो 3 स्पैन ओवरलैप रहता है। 3 स्पैन मतलब जो ओवरलैप बनता है वो 3 स्पैन मिलाकर, मतलब 3 स्पैन उसका एक तरह से 3 स्पैन ओवरलैपिंग रहता है। और वही बात की जाए कर्व ट्रैक पे, तो कर्व ट्रैक पे ये जो होता है 4 स्पैन होता है, क्योंकि कर्व ट्रैक पे क्या होता है, जो आपका ये स्पैन लेंथ है वो भी कई बार छोटा रखना पड़ता है। तो ये स्पैन लेंथ कम रहने की वजह से जो
नंबर ऑफ ओवरलैपिंग स्पैन जो होता है वो कर्व ट्रैक पे ज़्यादा हो जाता है। तो स्टैंडर्ड ये ध्यान पे रखना है कि 3 स्पैन जो होता है टेंजेंट ट्रैक पे होता है नए कंस्ट्रक्शन में, और 4 स्पैन जो होता है कर्व ट्रैक पे। पहले क्या है 2 स्पैन भी बनाया करते थे, 2 स्पैन टेंजेंट पे, 3 स्पैन कर्व पे, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है सेक्शनिंग स्पीड, उस हिसाब से ये सब मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो अभी 3 स्पैन चलता है टेंजेंट ट्रैक पे और 4 स्पैन जो है कर्व ट्रैक पे। तो ये बात हो गई ओवरलैप की। हाँ शैलेंद्र जी बताइए। तो जैसे आयोग के बारे में बताया कि मतलब कि जहाँ ओवरलैप बना हुआ है तो वहाँ पे पीएम भी लगा हुआ है, तो वो पीएम आयोग का जो मतलब एरिया है कितना डिस्टेंस होता है लगभग, मतलब कुछ ऐसा फिक्स है क्या? नहीं कुछ फिक्स नहीं है। जैसे IOL जो बनाया है ना, IOL किस तरह से बन रहा है, जैसे दोनों जो OHE है, जो ओवरलैपिंग OHE है, उन दोनों को इंसुलेट किस तरह से किया जा रहा है, 9 टन इंसुलेटर से इंसुलेट किया जा रहा है। और मतलब एक OHE जो है उसमें भी 9 टन काट दिया जा रहा है, और दूसरी OHE जो है उसमें भी 9 टन काट दिया जा रहा है। इससे क्या है दोनों में इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी नहीं बन रही है ना। तो वहाँ पे BM जो है वो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, BM का जो जंपर है कैटनरी वायर में इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि जहाँ से वो डिसकनेक्शन हो रहा है वहाँ से वहाँ ब्रीज कर दे, एक तरह से IOL को ब्रीज कर दे। तो ब्रीज कर देगा तो नॉर्मल स्थिति में वो दोनों कनेक्ट रहेगा। ऐसा कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है कि कहाँ पे ये जंपर का कनेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ चंडीगढ़ से विरार के बीच में 7 लोकेशन को फाइंड आउट किया गया है कि मतलब सिग्नल के पहले को कहाँ गाड़ी खड़ा हुआ बोर्ड लगाया गया है आयोग के कहीं कहीं मतलब बहुत लंबा है, मतलब कम से कम 5-6-7 स्पैन है, मतलब कि उससे पूरा 15 डब्बा 12 डब्बा गाड़ी भी खड़ा सकता है। उसके पहले मन लगा हुआ बोर्ड का आपको सिग्नल डेंजर तक ही खड़ा होना है, क्योंकि मेरे से तो सही नहीं है। हाँ वो एक अलग सिचुएशन हो गया, बोर्ड लगा हुआ है आपको यही पता करना है, वो एक अलग सिचुएशन हो गया। वहाँ सिग्नल वालों के साथ कोऑर्डिनेशन में रख के ही IOL वगैरह बनाया जाता है कि मतलब गाड़ियाँ क्या है वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो गाड़ियाँ रहेंगी, IOL पे भी गाड़ियाँ रहेंगी और गाड़ी फंसनी नहीं चाहिए, इस हिसाब से वहाँ पे वो बनाए गए हैं। नहीं ये कब हुआ था कि 4-5 साल पहले बोरोली में नॉर्थ साइड में होम सिग्नल में गाड़ी खड़ी थी एक लोकल, और साउथ में कुछ OHE का ब्रेकडाउन हुआ था, तुमको कुछ ऐसा ब्लॉक लेना था कि ये गाड़ी जो अपना सिग्नल नदी का खड़ी थी, इसका आयोग का वो जो ओवरलैप का जोन था ना वो एक को पीछे था, तो कुछ पीछे था पहले, समझ गया। तो अब वो ये मतलब कि गाड़ी फंस गई तो उसके बाद ऑर्डर आया कि नहीं आपको सिग्नल के नजदीक खड़ा नहीं करना है, इसमें बोर्ड लगाया गया इस एरिया पर आपको खड़ा करना, मतलब वो ओवरलैप जो है वो ओवरलैप जो है क्लियर रहना चाहिए। ओवरलैप को अगर कहीं से टच किया रहेगा तो दोनों जो OHE है वो ब्रिज हो रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहा है उस पेंटोग्राफ के थ्रू, उस पेंटोग्राफ के थ्रू दोनों OHE जो है वो टच हो जा रहा है ना। जैसे नॉर्मली IOL में 500 mm का गैप होता है, अगर हम उस चीज़ को आइसोलेटर ओपन कर दिए हैं तो एक OHE में सप्लाई बंद हो गया, लेकिन एक OHE में सप्लाई रहता है ओवरलैप पे, और वहाँ अगर पेंटोग्राफ ऊपर उठा रहेगा OHE में रहेगा तो जो डेड OHE है उसको भी तो चार्ज कर देगा, क्योंकि पेंटोग्राफ तो दोनों OHE को ओवरलैप में टच करता है। तो इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन पास किया गया होगा, दिया गया होगा कि मतलब ओवरलैप को क्लियर करके ही सिग्नल ऐसे रखना है, सिग्नल का लोकेशन इस तरह से रहेगा कि वो ओवरलैपिंग जोन में नहीं आए, ओवरलैपिंग जोन से पहले ही पहले रहेगा, इसलिए रहता है। तो ये लोगों पे लागू नहीं होता, ये सवर्मा एरिया में 4-4 पेट्रोल लगे हुए हैं, इससे कारण से मतलब ये अपने वहाँ का लोगों पे लागू नहीं होगा, लोगों पे देखिए तो वहाँ पे है। हाँ लोगों पे लागू नहीं होगा, लोगों पे वैसा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं थोड़ा, अब ये बात कर लिए SP SSP और इस सब की, तो रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं। रिमोट कंट्रोल में क्या होता है, इसमें क्या है वॉल्यूम 1 में जो है ना हर एक टॉपिक को पूरी डिटेल में नहीं दिया है। एक इसका ये है कि हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके समझना है।
और वॉल्यूम 2 जो है उसमें हर एक चीज़ डिटेल में दिया है, सारा पैरामीटर्स दिया है, सारी बातें हैं। तो इसमें इस तरह से दिया है। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। रिमोट कंट्रोल क्या है कि जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए टीएसएस की। टीएसएस से ही समझते हैं कि टीएसएस में आरटीयू लगा हुआ है और आरटीयू जहाँ भी रिमोटली ऑपरेशन करना है वहाँ पे आरटीयू लगा रहेगा। आरटीयू तक जो है, हर एक आरटीयू तक जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो रहता है सिग्नल वाले बिछाते हैं, पूरे सेक्शन में रहता है। उसमें से जो बड़े मोटे मोटे केबल रहते हैं उसमें से कुछ चैनल जो है वो अपने टीआरडी के लिए रहता है, कुछ चैनल जो है टेलीकॉम वाले अपने लिए रखते हैं, जो इनके हर जगह स्टेशन पे टेलीफोन रहता है उसके लिए, कुछ चैनल रहता है हॉटलाइन के लिए, कुछ ऑटो फ़ोन जो रहता है रेलवे का फ़ोन उसके लिए रहता है ना। तो वो जो सिंगल ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है उसी में बहुत सारे केबल रहते हैं और एलोकेट किए गए रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के यूजेज के लिए। तो टीआरडी के लिए भी मतलब उसमें दे के रखता है। तो टीआरडी के लिए जो दे के रखता है एक 2 MB का सर्किट होता है। 2 MB का जो सर्किट होता है इसको खाली समझने की कोशिश कीजिएगा ऊपर से, फिर बाद में डिटेल में जाएंगे जब स्काडा पढ़ेंगे तब। तो 2 MB का जो सर्किट होता है वो जो है जनरली एक सेक्शन में 2 रहता है। जैसे हमारा जो सेक्शन है विरार से लेकर सूरत तक उसमें 2 MB का सर्किट है, ठीक है। तो बलसाड़ से विरार के लिए एक हो गया और बलसाड़ से सूरत की तरफ के लिए एक सर्किट हो गया। तो बलसाड़ से विरार के बीच में जितने टीएसएस आएंगे वो मेन सर्वर जो हो गया वो देखेगा एक 2 MB का सर्किट, और बलसाड़ से सूरत की तरफ जितने टीएसएस आएंगे वो दूसरा देखेगा। मतलब टीएसएस तक हो जाएगा वो चैनल, मतलब कम्युनिकेशन चैनल जो है केबल हो जाएगा। उसका क्या मतलब है। और उसके अलावा 2 और रहते हैं प्रोटेक्शन, कि मान लीजिए मेन सर्वर जो है, मेन चैनल जो है वो फेल हो गया तो एक प्रोटेक्शन चैनल भी रहता है, वो भी दोनों साइड में रहता है, मतलब दोनों सेक्टर में रहता है, मतलब दोनों साइड में रहता है। एक जैसे 300 किलोमीटर का सेक्शन है तो 150 किलोमीटर के लिए एक चैनल रहता है प्रोटेक्शन साइड चैनल, विरार साइड बोल सकते हैं, और दूसरा प्रोटेक्शन चैनल जो है सूरत साइड बोल सकते हैं। वो मेन अगर चैनल या मेन सर्वर फेल हुआ तो उस स्थिति में प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन पाथ वो काम आता है। मेन पाथ और एक प्रोटेक्शन पाथ होता है, 2 मेन पाथ हो गया, 2 प्रोटेक्शन पाथ हो गया, ठीक है। अब ये पाथ का क्या मतलब हुआ, ये मान लीजिए जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वहाँ पे पूरा सर्वर रूम रहता है। सर्वर रूम में सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, सारा प्रोग्रामिंग वाला जो इक्विपमेंट है और चैनल सिलेक्शन का वो सारा जो है हेडक्वार्टर ऑफिस में जो सर्वर रूम है वहाँ लगा होता है। और वहीं पे जो है वर्क स्टेशन रहता है। वर्क स्टेशन का मतलब ये होता है, हमने कई बार फ़ोटो भेजा है ग्रुप में, कि जिस पे हम काम करते हैं, जो कंप्यूटर रहता है, जो एलईडी रहता है जिस पे पूरा मिमिक बना होता है कि एएसपी है, एसएसपी है, टीएसएस है, इस तरह से दर्शाया गया रहता है। कई बार ग्रुप में शेयर किए हैं। इस तरह से कहीं 2 रहता है, कहीं 4 रहता है, डिपेंड करता है कैसा सेक्शन है। तो वर्क स्टेशन से जो हम कमांड देते हैं किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए बीएम को ओपन करना है, अपलाइन के बीएम को ओपन करना है, ठीक है। तो अपलाइन का बीएम मान लीजिए 160 बीएम को ओपन करना है, ठीक है। तो 160 बीएम को ओपन करने के लिए मैंने कमांड दिया तो वो जाएगा सर्वर से होते हुए उस पर्टिकुलर आरटीयू पे जाएगा, जिस टीएसएस मान लीजिए जिस टीएसएस में है वो बीएम, उस टीएसएस के आरटीयू तक पहुंचा वो कमांड। स्पीड ऑफ लाइट से ये चीज़ें होती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो
लाइट के स्पीड से के कंसेप्ट पे है वो। तो सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र होता है लाइट के स्पीड से, वो पहुंचा आरटीयू के पास। आरटीयू के पास उस बीएम के लिए पर्टिकुलर कोड रहता है, वो आरटीयू डिफाइन करता है कि ये किस इक्विपमेंट के लिए मेरे पास कमांड आया है, ठीक है। तो ये फिर आरटीयू जो है ये कमांड जो देता है, जो आपका पैनल है उस पे जो इक्विपमेंट लगा है उसको, और फिर वो जो जाके फिर जो डीसी सिग्नल जो है वो कंटिन्यूटी बनाता है और फिर उस पर्टिकुलर बीएम को जाके ओपन कराता है, और फिर ये रिवर्स में ये प्रोसेस हो जाता है और फिर सर्वर रूम में आके फिर वर्क स्टेशन पे आता है। एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है, और एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो फिर ये पता चलता है कि हाँ ये बीएम ऑपरेट हो गया, उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। पहले अगर ग्रीन था नॉर्मल कंडीशन में, तो बाद में वो रेड हो जाएगा। तो रेड हो जाने के बाद हम समझेंगे कि कमांड एग्जीक्यूट हो गया और बीएम हमारा फिजिकली ओपन हो गया साइट पे। उसी तरह हर एक बीएम के लिए डिजिटली कोड रहता है, वो आरटीयू के अंदर रहता है, और जैसे हम कमांड देते हैं उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, तो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग रहती है आरटीयू के अंदर और सर्वर के अंदर, और वो जाके फिर वो एग्जीक्यूट होता है और उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को ऑपरेट कराता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है। ये जो हमने बताया टीएसएस के लिए बताया 2 MB सर्किट, और एसपी टीएसएस के लिए अलग इसलिए रहता है क्योंकि टीएसएस बहुत इम्पोर्टेंट है। टीएसएस से ही सप्लाई मेंटेन किया जाता है, तो टीएसएस के लिए अलग सर्किट रखा जाता है, कम्युनिकेशन सर्किट, कम्युनिकेशन पाथ। और जो स्विचिंग स्टेशन होते हैं एसपी एसएसपी, इन सब के लिए एक अलग सर्किट रहता है, ठीक है। वो सर्किट के थ्रू अगर टीएसएस फेल है तो ज़रूरी नहीं है कि एसपी एसएसपी फेल रहेगा, क्योंकि दोनों का सर्किट अलग अलग है, पाथ अलग अलग है, कम्युनिकेशन पाथ जो है अलग अलग है। तो वैसे ही किसी एसपी एसएसपी के इक्विपमेंट को ऑपरेट कराना है तो सेम वहाँ भी आरटीयू लगा रहता है। हम कमांड जिस इक्विपमेंट को देते हैं उस इक्विपमेंट के करस्पॉन्डिंग वो कोड रहता है, उस कोड को सेंस करता है आरटीयू में लगे सारे सेंसर और इक्विपमेंट, स्टेशन कंट्रोलर। और स्टेशन कंट्रोलर जो है उन सब चीज़ों को कंबाइंड जो रिजल्ट होता है वो डिसाइड करता है कि ये कौन से बीएम के लिए कमांड आया है या कौन से इक्विपमेंट के लिए कमांड आया, फिर वो उसको ऑपरेट कराता है। तो जितने पार्ट होते हैं हम लोगों को ध्यान पे रखना है, बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जानना है, लेकिन पार्ट जानना है कि आरटीयू कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, उसका सप्लाई वोल्टेज कितना है, तो 110 वोल्ट डीसी है, ये सब चीज़ें जानना है। या स्टेशन कंट्रोलर कहाँ पे लगा होता है, तो आरटीयू के अंदर लगा होता है। आरटीयू क्या है, आरटीयू किस तरह से काम करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कहाँ कहाँ पे रहता है, ये बेसिक जानकारी रखना ज़रूरी है। ये मोर देन सफिशिएंट है एलडीसी के लिए भी, हर एक चीज़ की जो बेसिक जानकारी है, क्योंकि इतना डीप में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है ये सब चीज़ें। अभी तक जितना पेपर हमने देखा है उसमें यही पूछा है, 2023 में भी जो पेपर था उसमें भी यही पूछा था कि कितने वोल्ट की सप्लाई से चलता है, तो 110 वोल्ट डीसी से चलता है। अभी जो पूछा वो आरटीयू का सिंपली फुल फॉर्म पूछ लिया, तो ये सब चीज़ें आता है। फिर इसके बाद जो भी कंट्रोल सर्किट रहता है उसके बारे में बात कर रहा है कि हॉटलाइन फ़ोन हो गया, और इमरजेंसी सर्किट रहता है। इमरजेंसी सर्किट कह रहा है कि हर एक 400-500 मीटर पे रहता है। आजकल उसका यूज़ नहीं होता है, फिर भी उसका शेड्यूल है टेस्ट करने का। जो लाइन पे हर जगह रहता है उसको मास्ट पे दिखाया गया रहता है कि इतने मास्ट आगे पे इमरजेंसी सॉकेट है, उसको लगा के आप टीपीसी से बात कर सकते हैं या कंट्रोल से भी बात कर सकते हैं। गौतम जी बताइए। डीसी को
स्विंग जो है 900 से 1000 मीटर तक है। क्या? हाँ ऐसा ही, फोर्स हाँ ऐसा ही कुछ रहता है। 1000 मीटर नहीं है उतना, तो लंबा पास पास में ही रहता है। नहीं सर, मैं कलेक्ट भी किया, फिजिकली भी देखा हूँ वहाँ में देख करके, पूरा 1 किलोमीटर लगा हुआ है। 1000 एक्चुअली कभी कभी ऑप्शन में 900 मीटर और 1000 मीटर दोनों दे देता है, तो मल्टीपल चॉइस में देखते हैं। देखिए ये दे रहा है 750 मीटर से 1 किलोमीटर दे रहा है ना। वो हर एक खंबे पे उसका शो किया रहता है कि इतना आगे या इतना पीछे लगा हुआ है। जो हम क्या बोलते हैं, जो स्टेंसिलिंग वर्क होता है ना, स्टेंसिलिंग वर्क समझते हैं कि मास्ट पे सारी चीज़ें डिटेल्स लिखी रहती है। उसको टेक्निकल पर्सन जो भी है वो चीज़ से रिलेटेड जो भी वो समझ पाता है कि उन सब चीज़ों का क्या मीनिंग रहता है। तो इम्प्लांटेशन दिखाया गया रहता है, रेल लेवल दिखाया गया रहता है, और एटीडी है तो एटीडी का टेम्परेचर मार्क दिखाया गया रहता है, 35 डिग्री कहाँ है, ये सब चीज़ें। और फिर टेलीफोन का सिंबल बना के और उसको दिखाया गया रहेगा कि टेलीफोन का जो सर्किट है जहाँ पे लगा के इमरजेंसी टेलीफोन हम बात कर सकते हैं, वो कितना इस मास्ट से कितने अगले खंबे पे है, तो वो +4 -4 ऐसा करके लिखा रहता है। वो सारा चीज़ जो दिखाया गया रहता है उसको स्टेंसिलिंग वर्क बोलते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल मास्ट है तो उसको दिखाया गया रहता है रेड से करके। बहुत सारी चीज़ें रहते, इंडिकेटर रहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। ये टीपीसी से सर बात होता है, कंट्रोल से तो बात नहीं हो पाता है ना। टीपीसी से बात होता है, हाँ टीपीसी से बात होता है, हाँ। फिर इसके बाद बात करते हैं कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर की। कैटनरी वायर जैसा कि सभी लोग जानते हैं 65 स्क्वायर mm इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। पहले एल्युमिनियम एलॉय का बना होता था कैटनरी वायर, उसका 116 स्क्वायर mm होता था। अब पूरी तरह से वो रिडंडेंट हो गया है, कहीं भी यूज में नहीं होता है। अभी 65 स्क्वायर mm ही यूज होता है। और कैडमियम कॉपर का बना होता है, 19 स्टैंड होता है। लेयर की बात करें तो लेयर हमेशा 2 ही काउंट करते हैं उसको। और 2.11 mm एक स्टैंड का डया होता है। और कैटनरी वायर की ये बात हो गई। और कॉन्टैक्ट वायर जो हो गया, कैटनरी वायर जो है एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉन्टैक्ट वायर को। और कॉन्टैक्ट वायर जो हो गया हार्ड ऑन कॉपर का बना होता है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जाए तो 107 स्क्वायर mm होता है। 107 स्क्वायर mm और प्लस 65 जोड़ा जाए तो करीब करीब 172 स्क्वायर mm होता है कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर का। और इन दोनों का इफ़ेक्टिव कॉपर इक्विवेलेंट देखा जाए तो 157 स्क्वायर mm होता है। तो 157 स्क्वायर mm इंटू 4 करेंगे तो अप्रॉक्स थोड़ा ज़्यादा आता है 600 एम्पियर से, लेकिन एक स्टैंडर्ड 600 एम्पियर माना जाता है कि उस सिंगल लाइन OHE की करंट कैरिंग कैपेसिटी है 600 एम्पियर। क्यों वैसा है? क्योंकि कॉपर इक्विवेलेंट जो है कॉन्टैक्ट और कैटनरी की 157 स्क्वायर mm होता है। और वही अगर बात की जाए इसकी 160 में, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है उसका बढ़ जाता है। बढ़ने का रीज़न ये नहीं है कि मतलब इसमें भी 65 स्क्वायर mm कैटनरी यूज़ कर रहे हैं और 107 स्क्वायर mm कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहे हैं 160 के केस में, मतलब 2x25 में भी। लेकिन वहाँ पे क्या है, एक एडिशनल फीडर रन कर रहा है, तो इसलिए करंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उसकी कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है ना। 600 एम्पियर के बजाय 696 एम्पियर
करंट कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है। तो ये कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर की बात होगी ब्रीफ में। फिर हाइट की हम जानते हैं कि 5.60 और 5.55 होता है। 10 सेंटीमीटर अगर प्री सैग रहा तो 5.60, अगर 5 सेंटीमीटर प्री सैग मानकर चल रहे हैं तो 5.55, ये बात हो गई। फिर स्टैगर अपन जानते हैं कि ±200 होता है मेन लाइन पे, और ये टेंजेंट लाइन पे, और ±300 जो होता है कर्व लाइन पे होता है। कर्व सेक्शन है, कर्व पे ±300 हो गया और ±200 हो गया, और टेंजेंट ट्रैक पे हो गया। वही बात करेंगे अगर 160 में, तो ±150 जो होता है टेंजेंट ट्रैक पे होता है, और ±200 जो होता है वो कर्व पे होता है 160 के केस में। ओवरलैप की अपन बात कर लिए, इंसुलेटेड ओवरलैप और अनइंसुलेटेड ओवरलैप, और फिर इसके बाद 3 स्पैन ओवरलैप, 4 स्पैन ओवरलैप। फिर इसके बाद रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड OHE में डिफरेंस बेसिक समझ लेना है कि जहाँ पे मतलब ATD लगा हुआ है उसको रेगुलेटेड OHE बोलेंगे, और जहाँ पे फिक्स्ड एंकर है ATD नहीं है तो उसको अनरेगुलेटेड OHE बोलेंगे। सेक्शन इंसुलेटर असेंबली की बात कर रहा है, तो सेक्शन इंसुलेटर असेंबली जो है वो एक तरह से मतलब आइसोलेशन के लिए वो भी यूज होता है। मतलब मेन लाइन को जो है अगर लूप लाइन को मेन लाइन से अलग करना है, वहाँ पे सेक्शन इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है, या अप एंड डाउन क्रॉस ओवर है तो वहाँ पे सेक्शन इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है। सेक्शन इंसुलेटर का जो है अगर फेसिंग इंड जो है वो ट्रैफिक डायरेक्शन में है तो उसका स्पीड 120 kmph रहेगा, और अगर ट्रेलिंग इंड जो है वो ट्रैफिक डायरेक्शन में है तो 80 kmph स्पीड रहेगा। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और फिगर है, उसको ध्यान पे रखना है। तो यही है आज के लिए, इतना रखते। फिर इसके बाद लास्ट में ये चीज़ समझ लेते हैं कि सिंबल जो है उस चीज़ को समझना है कि DJ ओपन का, DJ क्लोज का वार्निंग सिग्नल है उसका कैसा रहता है, वो सब ध्यान रखना है कि DJ ओपन के लिए कैसा रहेगा, DJ क्लोज के लिए कैसा रहेगा, 250 मीटर बोर्ड कैसा रहेगा, 500 मीटर बोर्ड कैसा रहेगा। आपको डायग्राम में भी दे सकता है कि 250 मीटर को कई बार क्या है वो डायमंड शेप में ना करके स्क्वायर बना दे या ट्रायंगल बना दे, तो उसको गलत समझना है। डायमंड शेप में रहता है, या यूँ कह सकते हैं जो बर्फ़ी होता है उसके आकार का होता है। पेंटो लोअर का सिंबल ध्यान रखना है, पेंटो रेज का सिंबल ध्यान रखना है। तो ये था चैप्टर 2, इस तरह से यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद कल बात करेंगे चैप्टर 3 की। अभी किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। रविंदर जी बताइए। ये सब रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड जो वैसे बोले क्या बीच में सेमी रेगुलेटेड भी होता है क्या? हाँ, सेमी रेगुलेटेड वही होता है जिसमें मतलब एक तरफ ATD है, एक तरफ FT है, फिक्स टर्मिनेशन एंकर, तो उसको बोलेंगे सेमी रेगुलेटेड OHE। हाँ गौतम जी बताइए। अच्छा ठीक है, उस सेक्शन इंसुलेटर में जो बोले स्पीड सेक्शन इंसुलेटर में 120 बोले, फेसिंग इन में 80 होगा ना? हाँ, फेसिंग इंड का मतलब ये होता है नोज समझ लीजिए। जो नोज होगा वो पहले मिल रहा है पेंटोग्राफ को, तो उसको बोलेंगे फेसिंग इंड, ठीक है। और नोज पे नहीं फंसता है पेंटोग्राफ जो है नॉर्मली रनर पे फंसता है। इसलिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि नोज को पहले पेंटोग्राफ मिलेगा तो उसको बोलेंगे हम कि ट्रैफिक डायरेक्शन में फेसिंग इंड है वो कैंटिलीवर ये SI असेंबली का।
तो अगर नोज पहले मिलेगा यानी फेसिंग इंड जब मिलेगा तो 120 kmph स्पीड रहेगा, और रनर पहले मिलेगा पेंटोग्राफ को, तो रनर मिलेगा तो वहाँ 80 kmph स्पीड हो जाएगा। मेन लाइन पे इसको अवॉइड करना होता है, मेन लाइन पे सेक्शन इंसुलेटर असेंबली नहीं लगाते हैं, और लूप लाइन के लिए है तो वहाँ तो स्पीड ऑलरेडी कम रहता है। हाँ गौतम जी बताइए। क्वेश्चन है, बताइए। हमारा जो एसपी के पास हमारा न्यूट्रल सिस्टम प्रोवाइडेड किया जाता है, तो हमारा वाइट प्रेशर लाइट वहाँ जलता है। वाइट प्रेशर लाइट बनने के बाद कोको पायलट क्या करेगा? एसपी के पास क्या बोले? एसपी के पास वाइट प्रेशर लाइट, सफेद प्रेशर लाइट पर एएसपी का कर्तव्य नहीं, उन लोगों से रिलेटेड क्या चीज़ है, कौन सा इंडिकेशन मिलता है उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। लोको में क्या शो करता है एसपी के पास में इसके? लोगों में नहीं, आप लोग जैसे एसपी पे जलाते हैं वाइट प्रेशर लाइट बत्ती जो ग्लिटरिंग करता है, हाँ। तो जब उसको नहीं, ऐसा कुछ लाइट अलग से नहीं लगा होता है एसपी के पास में। जो बोर्ड ही लगे होते हैं ना, वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड होता है। जो ये चारों बोर्ड की बात की है, जो है क्या है, आपका पीएम जब रहेगा, जब एक केस खराब है दूसरे केस से सफाई किया जा रहा है, आगे कर रहा है, तो उसका नहीं आपका वॉइस एकदम क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा फिर से बोलिए। वो जो है न्यूट्रल सेक्शन से वहाँ जो ओवरलैप जहाँ है, ओवरलैप जो है, ओवरलैप में पेंटो को लोअर करके पास करते हैं। नहीं, इंसुलेटेड ओवरलैप, तो वो इंसुलेटेड ओवरलैप की बात होती है, और उसमें भी इंसुलेटेड ओवरलैप जहाँ एसपी के पास है, वहाँ जहाँ टीएसएस है, वहाँ पे इंसुलेटेड ओवरलैप में दोनों साइड, उस ओवरलैप के दोनों बाजू में तो एक ही नेचर, एक ही फेज का सप्लाई है ना, एक ही तरह का सप्लाई है, तो वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है ना। जब एसपी के दोनों अलग अलग चीज का है, वहाँ ओवरलैप लगा हुआ है, हाँ, तो वहाँ पे कंट्रोमेटिक करने का अलग अलग वहाँ प्लेटर लगे, हाँ वहाँ पे रहता है। लोको पायलट को, लेकिन अब इंडियन रेलवे में ऐसा रेयरली कहीं होगा कि इंसुलेटेड ओवरलैप है और वो एसपी के पास है, एसपी के पास नहीं रहता है। कहीं कहीं अभी टीएसएस के पास में यानी एफपी के पास में इंसुलेटेड ओवरलैप है, जैसा कि मैं बताता हूँ हर बार। घोलवट में ऐसा है हमारे सेक्शन में कि वो टीएसएस है और वहाँ पे उसके सामने जो ओवरलैप है वो इंसुलेटेड टाइप का ओवरलैप है, पीटीएफई टाइप का नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीएसएस के तो दोनों तरफ अभी एक ही नेचर का सप्लाई है, एक ही फेज का सप्लाई है। एसपी पे जो होता है वो एसपी के एक तरफ दूसरे फेज का होता है, एसपी के दूसरे तरफ दूसरे फेज का होता है। और वहाँ पे अगर आईओएल है, इंसुलेटेड ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन है, तो वहाँ पे कंपल्सरी जो है पेंटो लोअर का आपका बोर्ड मिलेगा, पेंटो रेज और पेंटो लोअर, ठीक है। लोअर नहीं सर, इधर हम लोग का साउथ सिस्टम में रहता है ना, वो इंडिकेशन रहता है कि इसके बीच में गाड़ी को रोकना नहीं है, पता नहीं करना, आईओएल जोन पर। वो ठीक है, वो भी रहता है ना। एक दूसरा ये भी रहता है कि जैसे उस ओवरलैप में क्या है, दो नेचर की सप्लाई हो गई, मतलब एक तरफ एक फेज की सप्लाई, दूसरी तरफ दूसरे फेज की सप्लाई है, तो वैसे में क्या है, पेंटो को लोअर करने का मैसेज रहता है। नहीं तो दोनों फेज क्या है, पेंटो रेज रहेगा तो दोनों फेज ब्रिज हो जाएगा और इससे डब्ल्यूपीसी होगा, रॉन्ग फेज कपलिंग आएगा। नॉर्मली में तो ऐसा व्यवस्था नहीं रहता होगा सर।